we are studying about how we entered in the international market, यानी इंटरनेशनल मार्केट में हम किस तरीके से एंट्री कर सकते हैं। लेकिन एंट्री करने के टाइम पे 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी नीड टू कंसिडर, एंड व्हाट आर दो 3 क्वेश्चंस, कौन कौन से 3 क्वेश्चंस थे जो हमारे दिमाग में होने चाहिए व्हेन वी आर एंटरिंग इन द इंटरनेशनल मार्केट? टेल मी लवली अबाउट इट। कौन कौन से 3 चीजें होनी चाहिए? Which market have to enter, which time have to enter, and in what scale we need to enter. what is in our business. Okay, which market, what will be the timing, and the third one is like in what scale, with what scale we need to enter. So this is the way, this is the 3 questions which comes in our mind. And we studied about the different kind of entry modes, and जिसमें एक complete हो गया था, that is exporting. We completed exporting as well as we completed advantage and disadvantage of that. Rana, मुझे बताइए what is the meaning of exporting and what is the advantage and disadvantage? लोग का जो रॉ मटेरियल्स जो भी है, या फिर मतलब कोई भी मतलब प्रॉपर जो मटेरियल है वो तैयार करके जो भेजते हैं उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं। Okay. And what are advantage and disadvantage of it? सब बताइए मुझे। हम अपने कंट्री से किसी और कंट्री में मास बल्क में अगर कोई चीज हम सेंड करते हैं तो उसको एक्सपोर्टिंग बोलेंगे। और इसके एडवांटेजेस क्या हैं? तो सबसे पहला जो टर्म है दैट इज एक्सपोर्टिंग। क्या होता है एक्सपोर्टिंग का मतलब होता है जब हम कोई गुड्स और सर्विसेज को दूसरे कंट्री में भेजते हैं, सेंड करते हैं, ठीक है। इसमें कुछ एडवांटेजेस हैं एंड कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। कि सबसे पहला इसका एडवांटेज है कि आपको कोई भी कैपिटल एक्सेसिव इनकर करने की जरूरत नहीं है। लाइक दूसरे तरीके के मोड में क्या होता है, जैसे आप कभी एफडीआई करते हैं, वहां दूसरे कंट्री में आप कोई बिल्डिंग खरीदते हैं या फिर कोई ऑफिस बनाने की कोशिश करते हैं, या कुछ भी ऐसा कुछ केस में जब आप एक एक्सट्रीम अमाउंट लगाते हैं, कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, वैसा कोई सिनेरियो नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज है कि जब भी आप प्रोडक्ट भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो बल्क में होता है, यानी प्रोडक्शन का लेवल आपका बढ़ता है, इफिशियंसी बढ़ती है, ठीक है। थर्ड है आपका कि आपके जो बोल सकते हैं कि कंपैरेटिवली टू अदर रिस्क यहाँ पर थोड़ा कम होता है, रिस्क कम कंपैरेटिवली टू अदर्स मोड, थोड़ा सा रिस्क कम होता है। जब हम डिसएडवांटेज की बात करते हैं, हाँ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी कि प्रोडक्शन जब बहुत ज्यादा हाई होता है तो हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल को रीच कर लेते हैं, बल्क में प्रोडक्शन करते हैं। एंड डिसएडवांटेज क्या है कि कई बार एक्सपोर्ट में आपको टैरिफ बैरियर्स वगैरह आ सकते हैं, जैसे कि अगर आप दूसरे कंट्री तक सामान भेज रहे हैं तो बाउंड्री पर ही, मतलब एट द टाइम ऑफ द अनदर इंटरनेशनल बाउंड्री पे ही यू नीड टू गिव द टैरिफ एंड यू हैव टू डू प्रोसेसेस। तो यहाँ टैरिफ बैरियर्स के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं। सेकेंड है कि प्रोडक्ट के डैमेज होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री उसको बाय ट्रांसपोर्टेशन भेज रहे हो। थर्ड है यहाँ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत हाई रहता है, क्योंकि यू हैव टू ट्रैवल अ लॉट। अगर आप किसी एक स्टेट से मेन पोर्ट तक जा रहे हैं देन यू हैव टू यूज द रोडवेज, एंड वहां से फिर शिप कार्गो जा रहा है, सो देयर आर द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज वेरी मच हाई, राइट। तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं जैसे वो कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। Now we just need to move toward the joint venture. कि what is the meaning of joint venture? यहाँ आपके modes बहुत सारे दिए हुए हैं और हम सारे modes को properly complete करेंगे। So what is the meaning of joint venture? Joint venture का मतलब क्या होता है, जब एक कोई कंपनी जो है, मान लो कि इंडिया की कंपनी है, वो दूसरे किसी भी कंट्री के कंपनी के साथ जब मिल जाती है और वो फिर अपना बिजनेस स्टार्ट करती है या फिर बिजनेस साथ में मिल के चलाती है, तो उनको हम कहते हैं ज्वाइंट वेंचर। अब ज्वाइंट वेंचर का एग्जांपल आप लोगों के सामने, खैर अब तो ये जो ज्वाइंट वेंचर वाला सिनारियो था खत्म हो गया है, बट अर्लियर ना हीरो और होंडा जो था 1984 के अराउंड है, जो हीरो कंपनी है, और 1984 में होंडा जो है हीरो के साथ मर्ज हुई थी, और दोनों कंपनी जो है जब एक दूसरे से मर्ज हो गई तो यहाँ पर एक्विजिशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर मर्जर हो रहा है, यानी कि एक दूसरे से मिल रही है। तो जब एक साथ मिल रही है, एक साथ मिलके चला रही है कंपनी, तो उनको हम कहते हैं ज्वाइंट वेंचर। और दोनों ही ब्रांड का नाम यूटिलाइज हुआ था, हीरो प्लस होंडा, राइट।
तो इनको हम कहते हैं ज्वाइंट वेंचर। तो ज्वाइंट वेंचर सबको समझ आ गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्वाइंट वेंचर? क्लियर हो गया? Yes. ठीक है, तो इसमें कुछ टर्म्स लिख लीजिए कि ज्वाइंट वेंचर क्या होता है बेसिकली। ये तो समझ आ गया ना, लिख खुद से भी लिख सकते हो आप लोग आई गेस। Joint venture, joint venture is a business arrangement. Joint venture is a business arrangement in which two or more parties, in which two or more parties, in which two or more parties agree to pull their resources. Pull मतलब इकट्ठे सब use करेंगे. Pull their resources for the purpose of accomplishing task, for accomplishing a task. A joint venture is a business arrangement in which two or more parties agree to pull their resources for the purpose of accomplishing a specific task. आगे लिखिए, in a joint venture, each of the participants is responsible for profits, losses and costs associated with it, What does it mean? इसका मतलब क्या है कि बेसिकली ज्वाइंट वेंचर एक तरीके का बिजनेस अरेंजमेंट है जहां पर दो कंपनीज, लेकिन जब हम इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल मार्केट की बात करेंगे तो यहाँ पर जो दो कंपनीज होंगी वो अलग अलग कंट्रीज की हो जाएंगी। ध्यान रखिएगा, जब दो कंपनीज है दे विल बी फ्रॉम द अनदर कंट्री, लाइक होंडा इज फ्रॉम जापान एंड हीरो इज फ्रॉम इंडिया। तो अलग अलग कंट्रीज है दोनों की जब कंपनी मर्ज हो रहे हैं साथ में। और यहाँ पर जो ये जितने भी रिसोर्सेस हैं दोनों कंपनी के, यानी हीरो के और होंडा, मान लीजिए दोनों ने अपने रिसोर्सेस को एक साथ यूटिलाइज किया, एक साथ यूज किया, ठीक है। और जितने भी टास्क और जितने भी एम, गोल या कोई भी फंक्शन था उन्होंने एक साथ कंटिन्यू किया, राइट। तो इनको कहते हैं हम ज्वाइंट वेंचर, जहां पर दो कंपनी एक दूसरे के साथ मिलके ज्वाइंटली काम कर रही है। क्लियर है? What is the advantage? क्या क्या फायदे हैं? What are the basic advantages of joint venture? क्या फायदे हो सकते हैं ज्वाइंट वेंचर के? लिखिए। चलिए, एडवांटेज क्या है ज्वाइंट वेंचर का? व्हाट इज एडवांटेज ऑफ ज्वाइंट वेंचर? तो पहला है न्यू इनसाइट एंड एक्सपर्टाइज। लिखिए, न्यू इनसाइट एंड एक्सपर्टाइज, और गेन प्रॉफिट फ्रॉम द एक्सपर्टाइज, गेन प्रॉफिट फ्रॉम द एक्सपर्टाइज लिख सकते हैं। न्यू इनसाइट एंड एक्सपर्टाइज, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, जब दो कंपनीज मिल रही हैं तो ऑब्वियसली जो उनका थॉट प्रोसेस होगा, दे आर ऑल्सो मैचिंग। यहाँ पर अलग अलग जगह से लोग आएंगे, दे विल डिफाइन द डिफरेंट कल्चर। द पीपल लाइक इन जापान आर मोर टेक्नोलॉजिकल एडवांस। तो पता है कि होंडा जो है वो ज्यादा बेटर टेक्नोलॉजिकल एडवांस वो अपने प्रोडक्ट को लेकर आया, लाइक एग्जाम्पल के लिए, सिर्फ एग्जाम्पल मानो इसको। तो यहाँ पर एक शेयर चल रहा है, एक शेयरिंग हो रहा है कि भाई उनका एक्सपर्ट अपने चीजों को बता रहे हैं कि कैसा प्रोडक्ट हमें मार्केट के लिए बनाना चाहिए, शेयर करना चाहिए। तो यहाँ दो कंपनी का ब्रेन एक साथ यूज हो रहा है, राइट। तो ये एक तरीके से पहला बेनिफिट हुआ कि आप कुछ नया तरीका, कुछ इनोवेशन ढूंढ सकते हैं जब दो कंपनी मर्ज हो रही है। कुछ नया एक्सपर्टाइज, यानी कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनके भी उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। दो कंपनीज हैं अलग अलग कंट्रीज की, तो उनमें अलग अलग एक्सपर्ट्स बैठे हैं, तो दे विल डील, they will talk to each other, they will define that what kind of product they need to make. तो एक न्यू इनसाइट और एक एक्सपर्टाइज होगा। सेकेंड लिखिए, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज,
बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब यहाँ क्या हो रहा है कि बेसिकली यहाँ पर जो दोनों कंपनी के रिसोर्सेज है, आइदर दैट इज ह्यूमन रिसोर्स, आइदर दैट इज अदर रिसोर्सेज, आप प्रॉपरली उसको यूटिलाइज कर सकते हो। यानी कि अगर किसी के पास टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है, एक्सपर्ट्स हैं, तो इन सबको प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, जितने भी इक्विपमेंट्स वगैरह है प्रोजेक्ट के लिए जरूरत है, तो सबको एक बेटर यूटिलाइज आप कर सकते हो, बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन। ठीक है, रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज कीजिएगा। नेक्स्ट लिखिए, it is only temporary or it is temporary arrangement. Temporary, it can be a temporary arrangement. एक टेम्पररी अरेंजमेंट भी है ये, मतलब एक लॉन्ग टर्म तक आपको इसको साथ में लेके चलना है ऐसा जरूरी नहीं है। इसीलिए अभी देखिए हीरो और होंडा जो है वो अलग अलग हो चुका है। ठीक है, जो एक्टिवा है दैट इज फ्रॉम होंडा, है ना, तो लाइक हीरो एंड होंडा आर नाउ सेपरेटेड। तो यहाँ पर एक सिचुएशन ये भी है कि एक टेम्पररी कमिटमेंट है, ऐसा नहीं है कि आपको लॉन्ग टर्म तक अगर कुछ प्रॉब्लम भी हो रही है दो कंपनीज के लिए बीच में, तो दे हैव टू कंटिन्यू विद दैट इन द लॉन्ग टर्म। इफ दे वांट दे कैन ब्रेक द अरेंजमेंट, दे कैन ब्रेक द एग्रीमेंट। ठीक है, तो एक टेम्पररी ये सिचुएशन है। नेक्स्ट लिखिए, बोथ पार्टीज और कंपनीज, both parties or companies share the risks and cost. Both parties or companies share the risk and cost. यानी जो दोनों पार्टीज हैं आपकी, यानी कि जो दोनों कंपनीज हैं, वो दोनों के दोनों रिस्क भी उठाएगी और कॉस्ट भी उठाएगी। यानी इफ दे आर प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट एंड इफ दे आर सेलिंग इट टू द इंटरनेशनल मार्केट, then the both companies liable for incurring the cost as well as दोनों, मतलब दोनों कंपनीज कॉस्ट इनकर भी करेंगी, खर्च भी करेंगे, और अगर कोई लॉस भी होगा तो दोनों कंपनी मिलकर के उसे उठाएंगी। तो लाइक दिस इज दैट बोथ पार्टीज नीड टू शेयर द रिस्क एज वेल एज द कॉस्ट। तो ये इसका फोर्थ बेनिफिट हो गया। फिफ्थ बेनिफिट लिखिए, ऐसे खैर ये वाला तो लिख ही लिया था कि देयर इज अ वे टू एग्जिट फ्रॉम द अरेंजमेंट और जॉइंट वेंचर, तो वो तो उसी में आ जाएगा कि दैट इज अ टेम्पररी। तो ऑब्वियसली जब आप मन करे या फिर जब आपको लगे कि देयर इज अ लॉस, दे कैन बी सेपरेटेड इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ टेंशन और समथिंग। ठीक है, इसमें आगे लिखिए, यू कैन बिल्ड द रिलेशनशिप, यू कैन बिल्ड द रिलेशनशिप एंड नेटवर्क्स, यू कैन बिल्ड द रिलेशनशिप एंड नेटवर्क, यू कैन बिल्ड द रिलेशनशिप एंड नेटवर्क। सकते हैं कैसे, मान लीजिए कि दो कंपनी हीरो और होंडा है, तो हीरो जो है वो आपके होंडा जो है उसने इंडिया का भी मार्केट बनाया, और हीरो जो है वो हीरो ने होंडा, मतलब हीरो ने जापान का मार्केट बनाया, होंडा ने इंडिया का मार्केट बनाया। यानी कहीं ना कहीं एक नेटवर्किंग के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, मार्केट शेयर आपके इंक्रीज हो जाते हैं, कस्टमर्स आपके इंक्रीज हो जाते हैं जॉइंट वेंचर में। तो दैट इज आल्सो अ बेनिफिट, दैट इट इज हेल्प टू बिल्ड द रिलेशनशिप एज वेल एज इट हेल्प टू मेक द नेटवर्क। ठीक है, यानी नेटवर्किंग में, मार्केट शेयर्स में, कस्टमर्स में, ये सब में बेनिफिशियल है जॉइंट वेंचर। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, एक चीज और कर सकते हैं, यू कैन सेव द कॉस्ट, सेव द कॉस्ट भी लिख सकते हैं आप, सेव द कॉस्ट, सेव द कॉस्ट। अब आपका कॉस्ट यहाँ सेव कैसे होगा, सेव आपका कॉस्ट तब होगा जब आप एडवर्टीजमेंट जो बना रहे हैं, यानी कि जो आप एडवर्टाइज कर रहे हैं प्रोडक्ट का, वो आप उसका भी कॉस्ट शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक साथ ही सब हीरो होंडा दोनों का इकट्ठे एक साथ ही आपका एडवर्टीजमेंट होगा, तो आपको इसमें अलग से पैसे इनकार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर शेयरिंग होगा एडवर्टीजमेंट एंड मार्केट के कॉस्ट, जो मार्केटिंग के कॉस्ट होंगे और एडवर्टीजमेंट के कॉस्ट होंगे वो शेयर्ड होगा। तो इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको अलग से एडवर्टीजमेंट करने पे, या पर्टिकुलर होंडा को अलग एडवर्टीजमेंट करना और हीरो अलग एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो in short we can say that it help in saving the cost for advertisement and marketing. Clear हो गया? Next लिखिए, what is the disadvantage? Disadvantages क्या हैं? Disadvantages of a joint venture. What is the disadvantage of joint venture? Joint venture के क्या क्या basically disadvantages हैं? क्या क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है लिखिए।
फ्लेक्सिबिलिटी कैन बी रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि जितना फ्लेक्सिबल नहीं है ज्वाइंट वेंचर, फ्लेक्सिबिलिटी कभी कभार रिस्ट्रिक्ट हो सकता है। जब पार्टिसिपेंट जो है वो फोकस कर रहे हैं ज्वाइंट वेंचर में, तो एक इंडिविजुअल बिजनेस हमेशा सफर करेगा। यानी कि एग्जांपल के लिए हीरो होंडा अगर दोनों इकट्ठे अगर फोकस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हीरो अलग से सेपरेटली इफेक्टेड होगा। यानी एक सिंगल कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो चांसेस है कि सिंगल बिजनेस सफर कर सकता है। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो कैन बी रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, एक बार में अगर कई बार ऐसे सिचुएशन आते हैं कि जहां पर एक कंपनी जो है वो ज्यादा लॉस सहता है, ठीक है, लॉस उसको ज्यादा हो रहा है, रिस्क मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी कैन बी रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, सेकेंड फर्स्ट पॉइंट हुआ आपका। सेकेंड लिखिए सफर इन दिस। नेक्स्ट लिखिए देयर इज नो सच इक्वल इन्वॉल्वमेंट, यानी कि जरूरी नहीं कि अगर दो कंपनी ज्वाइंट वेंचर में है तो इक्वल इन्वॉल्वमेंट हो दोनों ही कंपनी का। देयर इज नो सच इक्वल इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए देयर कैन बी ग्रेट इम्बैलेंस। देयर कैन बी ग्रेट इम्बैलेंस। ग्रेट इम्बैलेंस का मतलब क्या है? क्या द साइज ऑफ बोथ कंपनीज नॉट श्योर। हो सकता है कि एक कंपनी जो है वो 100% प्रॉफिटेबल हो भी ना, लॉस में भी चल रही हो कुछ कंपनीज, एसेट्स की प्रॉब्लम हो गई, रिसोर्सेज ह्यूमन रिसोर्सेज की प्रॉब्लम हो गई, साथ में दो कंपनी का काम करना डिफिकल्ट हो जाएगा जब वहां पर एक्सपर्टाइज, एसेट्स, इन्वेस्टमेंट वगैरह इम्बैलेंस्ड है। ठीक है, तो ये निगेटिव इम्पैक्ट डालेगा आपके ज्वाइंट वेंचर पे। अगर या तो कोई कंपनी ऐसी है जो बैंकरप्ट है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो ऐसे केस में the joint venture cannot be 100% successful, or we can say that that is going to impact negatively on the both companies, right? दोनों कंपनी की इमेज पे बात आ जाएगी फिर। नेक्स्ट लिखिए a lot of research and planning are necessary. lot of research and planning are necessary. यानी जब दो कंपनी एक दूसरे से मर्ज होती है तो यहाँ पर आपको पहले तो कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा कि आप कौन सी कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा भी आपको रिसर्च और एनालिसिस हमेशा करते रहना पड़ेगा। और एक और इसमें चीज हो सकता है निगेटिव, कि आप अगर आपका जो वे ऑफ मेकिंग प्रोडक्ट्स है या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है आप दोनों का, यानी लाइक अगर होंडा और हीरो दोनों का अलग अलग टाइप से मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है प्रोडक्ट, तो इन दैट केस जो सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है कि टेक्नोलॉजिकल बोल सकते हैं ना कि एक क्लैश हो सकता है कि भाई अलग अलग जो बेसिकली कंपनीज है वो टेक्नोलॉजी प्रॉपर तरीके से ब्लेंड करके यूज नहीं कर रही है, तो एक ये भी प्रॉब्लम आ सकता है ज्वाइंट वेंचर में। तो ये कुछ आपके डिसएडवांटेजेस बताया था। क्या है लवली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेटेंट? पेटेंट में हमें एक निश्चित लोगो या फिर अथी के साथ में रजिस्टर करवाना पड़ता है। WT है ना, वो ट्रेडमार्क 20 होता years. है जहां पर लोगों को आप क्या कराते हो, आप रजिस्टर्ड कराते हो। बट पेटेंट में भी वो ऑटोमेटिकली वो आ जाता है, लेकिन पेटेंट साइड का मतलब ये होता है कि जो भी टेक्नोलॉजी पर्टिकुलर गुड्स के लिए, सर्विसेज के लिए यूज हुआ है वो कोई और यूज ना कर पाए, नहीं और करवा सकता। हाँ, वो हाँ, भी कुछ टाइम पीरियड का उसका टाइम पीरियड 20 रहता है। years is there for the patents, right? और आपको क्या, आप क्या कर सकते हैं कि आप लाइसेंस ले सकते हैं, जो कंपनी जिसने ये प्रोडक्ट को बनाया है, यू कैन टेक द लाइसेंस, यू कैन यूज इट, बट विदाउट देयर कंसर्न और विदाउट देयर कंसेंट आप उनके इनोवेशन को यूज नहीं कर सकते, चाहे वो टेक्नोलॉजी वगैरह में हो। तो इसको हम कहते हैं पेटेंट। तो लाइसेंसिंग के थ्रू कैसे मार्केट में एंट्री हुआ जा सकता है? एक लाइसेंसिंग है और एक फ्रेंचाइजी है। तो फ्रेंचाइजी में क्या होता है कि जब दो कंपनी आपस में डील करती है, एक कंपनी से आप फ्रेंचाइजी लेते हो और आप सेम कंपनी सेम टाइप का प्रोडक्ट जो है वो बनाते हो, शुरू करते हो दूसरे कंट्री या किसी भी अनदर पार्ट ऑफ कंट्री में। एग्जाम्पल में ज्यादातर फ्रेंचाइजी कौन लेता है? फूड चेन्स जितने भी आपके, डोमिनोज हो गए, आपका KFC हो गया, दीज ऑल आर बेसिकली द फ्रेंचाइजी वाला सारा ये स्टोर है। ये इन्होंने हेड ब्रांच से फ्रेंचाइजी लेते हैं, जहां की भी कंट्री में, मान लो कि जो मैकडी दैट इज फ्रॉम US, तो US में जो आपका हेड क्वार्टर है, जो मेन हेड क्वार्टर है, वो प्रोसेस कर देता है एक बार कि भाई फ्रेंचाइजी किस किस पार्ट में आपको मिल सकता है। जैसे इंडिया के हेड में हेड क्वार्टर होगा कहीं मैकडी का, वहां से फ्रेंचाइजी आप लेते हैं
और फिर वो फ्रेंचाइजी के थ्रू आप मैकडी ओपन करिएगा, किसी भी पार्ट में आप कर सकते हैं इंडिया के, लेकिन कुछ सिचुएशंस और कुछ सिस्टम का ध्यान रखना पड़ता है, तो इसको हम कहते हैं फ्रेंचाइजी। और लाइसेंसिंग ज्यादातर टेक्नोलॉजी वाले चीजों में आता है, जहां पर आप दूसरे कंट्री से कोई लाइसेंसिंग लेकर मार्केट में एंटर होते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइसेंसिंग। तो लाइसेंसिंग क्या है वो तो पता ही है, सबको लिख सकते हो, बस लिख लीजिए बेनिफिट्स और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। लाइसेंसिंग के सबसे पहले एडवांटेज लिखिए, बेनिफिट क्या है इसका। पहला, you can get your innovation to market faster, you can get your innovation to market faster, ठीक है, you can get your innovation to the market faster। ठीक है, यानी आप इनोवेशन को यूज कर सकते हो, मार्केट में प्रॉपरली एंटर हो सकते हो, ठीक है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी ले सकते हो। नेक्स्ट है यू कैन ब्रेक इनटू न्यू मार्केट, ऑब्वियसली आप नए मार्केट में जा सकते हो, डिपेंड करता है डील पे और लाइसेंस पे, आप कोई भी मार्केट को एक्सेस कर सकते हो और वहां पर मतलब बेसिकली एक्सपोर्ट टैक्सेस वगैरह को अवॉइड कर सकते हो, और इंटरनेशनल एक्सपेंशन में इट विल बी हेल्पफुल। तो you can break into the new market, you can break into the new market। ठीक है, जब आप लाइसेंसिंग को लेकर के मार्केट में एंटर हो रहे हो, तो ऐसे केस में अगर आप अपने इनोवेशन पे लाइसेंस लगा के मार्केट में जा रहे हो, तो आपके कोई आइडिया को जल्दी ले भी नहीं सकता, ही और शी कांट एबल टू, या फिर कोई भी कंपनीज जो है वो आपकी आइडियाज को कॉपी नहीं कर सकता। जब और अगर इन केस अगर उनको कोई आपके आइडिया चाहिए भी, तो इन दैट केस जो वो आपको एक अमाउंट पे करेगा। तो एक्सपेंशन का तरीका अच्छा होगा कि आप लाइसेंसिंग के थ्रू मार्केट में एंटर होइए। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि व्हेन यू विल एंटर विद द लाइसेंसिंग के साथ आप मार्केट में जब एंटर हो रहे हैं, यू कैन ब्रेक इनटू न्यू मार्केट, पहला लिख सकते हैं, पहला लिख लिया ना, यू कैन गेट योर इनोवेशन टू मार्केट फास्टर, यानी जो भी आप इनोवेशन लेकर आए। जैसे एग्जांपल में बताती हूँ कि पहले ना जेरोक्स कॉपी के, जो अभी भी आप लोग जेरोक्स वगैरह कराते होंगे, तो ये मशीन ना यूएस में बना था, ठीक है। तो जब ये इंडिया में एंटर हुआ था, तो विथ लाइसेंसिंग एंटर हुआ था, इसलिए काफी सालों तक इंडिया में कोई दूसरी कंपनी थी ही नहीं जो एक जेरोक्स का काम करती थी। फिर धीरे धीरे जब टेक्नोलॉजिकली और भी एडवांस हुआ, ठीक है, कुछ सालों के बाद फिर लाइसेंस हट गया और बहुत लोगों को इसका क्या मिला, टेक्नोलॉजी का फायदा हुआ, और फिर लोगों ने मशीन्स बनाना शुरू कर दी। तो यहाँ पर सिचुएशन ये है कि व्हेन यू आर एंटरिंग द मार्केट विथ लाइसेंस, कोई भी आपके कॉपी नहीं कर सकता और कोई भी कॉम्पिटिटर तुरंत से आपके साथ नहीं आ सकता। जैसे अगर आप कोई क्लोथ्स वगैरह बनते हैं या कुछ ऐसी चीज आप बना रहे हो, तो ये बहुत जल्दी कॉपी होने के चांसेस होते हैं, बट व्हेन यू आर डूइंग समथिंग इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल, उसके चांसेस कंपैरेटिवली कम हो जाते हैं, लेस हो जाते हैं। तो पहला तो हो गया यू कैन गेट योर इनोवेशन टू द मार्केट फास्टर, सेकंड यू कैन ब्रेक इनटू द न्यू मार्केट्स, थर्ड लिखिए यू विल एबल टू जनरेट रेवेन्यू, यू विल बी एबल टू जनरेट रेवेन्यू, ठीक है, यू विल एबल टू जनरेट रेवेन्यू। अब जो लाइसेंसी होगा, यानी कि जिसको लाइसेंस आपकी कंपनी ने दिया, या फिर जो लाइसेंसी है, द लाइसेंसी विल पे फॉर द राइट टू होल्ड द लाइसेंस टू योर पेटेंट, यानी कि जो लाइसेंसी है वो क्या कर सकता है, वो आपको पैसा देगा आपके पर्टिकुलरली पेटेंट को यूज करने का। लाइक यहाँ पर आप लिख सकते हो कि द लाइसेंसी विल पे फॉर द राइट टू होल्ड द लाइसेंस टू योर पेटेंट्स, ठीक है। अगर आप किसी को लाइसेंस दे रहे हो तो वो आपको एक क्या देगा, अमाउंट देगा, पे करेगा, पैसा पे करेगा। तो ये हुआ, और उसके पेमेंट किस तरीके से हो सकता है, जैसे रॉयल्टीज, कंटिन्यूअस पेमेंट होगा रॉयल्टी के हिसाब से, वेरिएबल पेमेंट होगा प्रॉफिट के हिसाब से, यानी आपके ब्रांड को और आपके इनोवेशन को यूज करके जितने भी बेनिफिट हो रहे हैं उसमें से भी आपको पैसे देंगे वो। तो इन शॉर्ट इस तरीके से आप रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं अगर पेटेंट राइट के थ्रू। नेक्स्ट लिखिए यू कीप योर ओनरशिप
यू कीप ओनरशिप ऑफ योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और आप अपना ओनरशिप जो है वो अपना इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या होता है? इंटेलेक्चुअल दैट इज रिलेटेड विद द ब्रेन, यानी कि वैसे पर्सन जो बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्ट हैं, जो इनोवेटिव हैं, उनको हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? जो इनटैंजिबल प्रॉपर्टी है, यानी कि कोई टेक्नोलॉजी है जो चेंज वगैरह हो रहा है तो उसको तो आप देख नहीं सकते, बस आप उसको प्रोडक्ट में उसके परफॉर्मेंस से आप जज कर सकते हो। तो आप अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है उनको, उनका ओनरशिप आप अपने पास रख सकते हो। आपसे ये ओनरशिप कोई नहीं लेगा, लगभग 20 साल के लिए आपसे ओनरशिप कोई नहीं लेगा। पेटेंट राइट इज फॉर 20 इयर्स, ठीक है। तो ये सारे कुछ इसके बेनिफिट्स थे लाइसेंसिंग के, या आप बोल सकते हैं कि बोलो लवली। मैम यूपी, ठीक है। अब जो ये तो वो बात हुई कि जो पेटेंट लाइसेंसिंग का जो ओनर है उसके ये सारे बेनिफिट्स हुए, लेकिन जो लाइसेंसिंग लेगा या फिर जो वैसी कंपनी जो दूसरे कंपनी से लाइसेंस लेती है उनको क्या बेनिफिट हो सकता है? वो कुछ नए प्रोडक्ट सर्विसेज में अपॉर्चुनिटी मतलब उनको मिलेगा कि वो प्रोडक्ट बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो एक कंपनी ने जेरोक्स मशीन बनाया, अब उसको तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं कि उसके साथ कोई कॉम्पिटिटर नहीं हो सकता, पेटेंट राइट उसके इंटेलेक्ट को सिक्योर करके रखेगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को। 20 इयर्स तक कोई भी उससे बिना कंसेंट और बिना लाइसेंस के उसके बेसिकली प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर सकता, उसके इनोवेशन को यूज नहीं कर सकता। तो ये बेनिफिट्स तो उनके हुए। अब जो इसकी लाइसेंसिंग लेंगे वैसी कंपनीज, मान लो कि दो कंपनी थी, ए जो थी दैट इज अ लाइसेंसर और जो ओनर है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, दूसरा जो उससे लाइसेंस ले रहा है यानी लाइसेंसी है, तो उनको क्या बेनिफिट होगा लाइसेंसी को? कि भाई वो नए प्रोडक्ट में कुछ इनोवेशन कर सकते हैं, नया प्रोडक्ट बना सकते हैं, उनके आइडिया से कुछ सीख सकते हैं, तो उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगा मार्केट में, पहला। दूसरा है कि आपको न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर उतना R&D करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप क्यों कीजिएगा जब आपको बना बनाया कोई टेक्नोलॉजी, एक अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी मिल रहा है, तो यू डोंट नीड टू डू द R&D। तो यहाँ कॉस्ट रिडक्शन भी हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या क्या होगा? क्रिएट न्यू प्रोडक्ट बना सकते हैं आप, सर्विसेज, मार्केट अपॉर्चुनिटी मिल सकता है लाइसेंसिंग लेने से किसी और कंपनी का, रिड्यूस कॉस्ट होगा नए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने का, आपको खुद से डेवलप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, R&D पे कॉस्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेव होगा टाइम न्यू प्रोडक्ट के लिए मार्केट में, क्योंकि ऑलरेडी अगर कोई नया टेक्नोलॉजी आता है तो द पीपल आर वेरी मच इंक्लाइंड टुवर्ड द परचेजिंग दैट प्रोडक्ट। एग्जाम्पल में जैसे 5G आएगा ना, देखिएगा सारे लोग 5G मोबाइल लेना स्टार्ट कर देंगे। तो इन शॉर्ट आपको मार्केट पे बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट वगैरह भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेड हैं और आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत डिफरेंट है, तो अपने आप उसका मार्केट भी बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी होगा, क्योंकि दूसरी राइवल कंपनीज उतने दूर तक पहुंचेंगी नहीं, उतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस कुछ बनाएंगी नहीं। तो ऐसे केस में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे, कॉस्ट सेव होगा आपका। तो ये उनके लिए था जो लाइसेंसिंग लेते हैं, यानी जो लाइसेंसी होते हैं, जो लाइसेंस लेते हैं उनको कहते हैं लाइसेंसी, और जो लाइसेंस देते हैं लाइसेंसर, ठीक है। तो लाइसेंसर जो है उनके बेनिफिट्स तो मैंने बता दिए, लाइसेंसी के ये जितने भी थे बेनिफिट्स थे, यानी जो लाइसेंस लेते हैं। अब कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, क्या क्या इसके डिसएडवांटेज है, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस है? लिखिए, लॉस ऑफ कंट्रोल, लॉस ऑफ कंट्रोल पार्शियली और फुली ओवर योर इन्वेंशन, यानी कि जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके ऊपर आपका कंट्रोल एक टाइम के बाद खत्म होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, लॉस हो जाए, कंट्रोल जो है आप नहीं कर सकते ओवर योर इन्वेंशन। अगर आपने कोई इन्वेंशन किया है तो जरूरी नहीं कि दूसरे कंपनीज या बिना आपके लाइसेंस के वो खुद भी डेवलप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर चांसेस कहीं ना कहीं ऐसे होते हैं कि जब कोई नया टेक्नोलॉजी आता है तो कई हद तक ऐसे कॉपी होने के चांसेस होते हैं, या फिर नियर बाय टाइप टेक्नोलॉजी आने के चांसेस होते हैं। तो ये बहुत ज्यादा चांसेस है, फर्स्ट। सेकंड है कि लाइसेंस एबिलिटी पे रिलाई करना जो है, बेसिकली इफेक्टिवली कॉमर्शलाइज करने के लिए पेटेंट, मतलब आपको पूरा का पूरा लाइसेंस पर ही डिपेंड रहना पड़ेगा, ठीक है, मार्केट शेयर इंक्रीज करने के लिए।
सेकंड है कि कई बार अगर कोई भी आपकी टेक्नोलॉजी को या आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का लाइसेंस लेकर कुछ यूज करता है, नया प्रोडक्ट बनाता है, तो हो सकता है कि एग्जीक्यूशन यानी बनाने का जो प्रोसेस वो इतना बेटर ना हो, और हो सकता है प्रोडक्ट डैमेजिंग की भी चांसेस हो, कहीं ना कहीं वो आपके ब्रांड का भी नाम खराब करेगा, पेटेंट राइट का भी नाम खराब करेगा एक तरीके से। तो यहाँ पर चांसेस हैं कि रिस्क ऑफ पुअर स्ट्रैटेजी टू और एग्जीक्यूशन जो है वो डैमेज कर सकता है प्रोडक्ट की सक्सेस को और प्रोडक्ट की इम्प्लीमेंटेशन को। ये हो गया। नेक्स्ट हो सकता है, ये 2-3 इसके डिसएडवांटेज है कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते इन्वेंशन पे। सेकंड, आपको पूरे 100% रिलाई होना पड़ेगा लाइसेंसिंग पर जब भी आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो। थर्ड है कि अगर आपका जो पुअर स्ट्रैटेजी और एग्जीक्यूशन जो है वो प्रोडक्ट के सक्सेस को रोक सकता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं लाइसेंसिंग के। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट टॉपिक राइट, आपके बुक में भी गिवन है, मैं इसे बताती हूँ लाइसेंसिंग स्ट्रैटेजी में क्या क्या इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। लाइसेंसिंग जो है वो बेसिकली अवॉइड करता है रिस्क ऑफ कमिटिंग रिसोर्स टू कंट्री मार्केट एट अनफैमिलियर, यानी लाइसेंसिंग जो है वो आपको रोकेगा कि अगर आप उन कंट्रीज में जाकर के डील मत कीजिए जहां के बारे में आपको नॉलेज नहीं है। ठीक है, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी वगैरह अगर है तो उस केस में आपको लाइसेंसिंग रोक सकता है, लाइसेंस आपको इजीली अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, और सेकेंड हो सकता है कि जो फर्म है, द लाइसेंसिंग इज ऑफन यूज्ड व्हेन अ फर्म विशेस टू पार्टिसिपेट इन द फॉरेन मार्केट। ठीक है, बट प्रोहिबिटेड डूइंग सो बैरियर टू इन्वेस्टमेंट, यानी कि कई बार ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर आपको लाइसेंसिंग जो है ना वो तो आपको मिल जाएगा, आप यूज कर सकते हैं फॉरेन मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन ये हो सकता है कि वहां पर जाकर के आप इन्वेस्टमेंट का काम ना कर पाएंगे, यानी बैरियर बन सकता है। मतलब लाइसेंसिंग कैन हेल्प यू to enter in the market but it cannot lead to make any investment in any of the country। तो ये भी बहुत ज्यादा बेसिकली प्रॉब्लम है। और ये मतलब एक मिनट मत याद रखिएगा, बस ये लिखिएगा कि लाइसेंसिंग के थ्रू आप फॉरेन मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लाइसेंसिंग इज फ्रिक्वेंटली फर्म के द्वारा यूज हो रहा है, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इस केस में आप इस केस में मतलब दूसरी कोई कंपनी, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि दूसरी कंपनीज आपके साथ तुरंत से compete नहीं कर पाएगी। हो सकता है कि नए जो प्रोडक्ट जो आप बना रहे हो वैसे दूसरी कंपनी जल्दी ला ना पाए, तो ये एडवांटेजेस है। खैर कुछ एडवांटेज